कैसे एक छोटी सी बैटरी बनाने वाली वर्कशॉप ने पूरी दुनिया की कार इंडस्ट्री को घुटनों पर ला खड़ा किया। फिर 3 साल के अंदर एक ऐसा खेल खेला गया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मर्सिडीज का मुनाफा 28% गिर गया और पोर्शे का बिजनेस एक ही साल में 92% तबाह हो गया। और सेटलेंटिस जो कि जीप और फियाट जैसी गाड़ियां बनाती है, उसने अपनी तारीख का सबसे बड़ा लॉस किया जो कि था 26 अरब डॉलर्स। इनका खुफिया हथियार क्या है और जो खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है उस पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा। तकरीबन 100 साल तक दुनिया की कार इंडस्ट्री पे सिर्फ 3 मुल्कों ने राज किया, जर्मनी, अमेरिका और जापान। टोयोटा, वोक्सवैगन, मर्सिडीज, फोर्ड, होंडा और बीएमडब्ल्यू। ये सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं बल्कि उनका गुरूर था जो कि इनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी था। लेकिन फिर 3 साल के अंदर एक ऐसा खेल खेला गया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। मर्सिडीज का मुनाफा 28% गिर गया और पोर्शे का बिजनेस एक ही साल में 92% तबाह हो गया। और वोक्सवैगन ने 50,000 मुलाजमों को निकालने का ऐलान कर दिया। और सेटलेंटिस जो कि जीप और फियाट जैसी गाड़ियां बनाती है, उसने अपनी तारीख का सबसे बड़ा लॉस किया जो कि था 26 अरब डॉलर्स। इन तमाम बड़े झटकों के पीछे एक ही नाम आ रहा था जो कि था BYD, चाइना की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वो नाम है जिस पर कभी एलोन मस्क हंसा था। ये वो कंपनी है जो 2003 तक सिर्फ मोबाइल फोन्स की बैटरियां बनाया करती थी। उस वक्त अगर कोई कहता कि आगे जाके ये कंपनी टेस्ला का मुकाबला करेगी तो लोग हंसते। खुद एलोन मस्क लाइव टीवी पे ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया था। लेकिन आज एलोन मस्क की हंसी रुक चुकी है और ये कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है। आखिर कैसे एक छोटी सी बैटरी बनाने वाली वर्कशॉप ने पूरी दुनिया की कार इंडस्ट्री को घुटनों पर ला खड़ा किया। इनका खुफिया हथियार क्या है और जो खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है उस पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा। लोगों को लगता था कि चाइना के ब्रांड्स सिर्फ चाइना के अंदर ही जीत रहे हैं, लेकिन असल हकीकत यह है कि BYD अब पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है। यूरोप, जिसे वेस्टर्न कंपनियां अपना किला समझती थी, वहां पे चाइना 11% से ज्यादा मार्केट को घेर चुका है। ओडी जैसी लग्जरी कंपनियां अपने कस्टमर्स खो रही हैं। हालात इस तरह के हो गए कि जर्मनी के एक चांसलर को 30 बड़ी कंपनियों के मालकान को लेकर चाइना जाना पड़ा और उनसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि प्लीज हमारी इंडस्ट्री का गला घोटना बंद करें। ब्राजील में जहां अमेरिकन कंपनी फोर्ड भाग चुकी थी, वहां BYD ने कब्जा किया और 72% मार्केट पर घेरा डाल लिया। थाईलैंड, जहां 40 साल से जापानी गाड़ियों का राज था, वहां BYD ने सिर्फ 18 महीनों में 40% मार्केट पर कब्जा कर लिया। मित्सुबिशी को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी और सिंगापुर में बिकने वाली हर 5वीं गाड़ी BYD है। मेक्सिको, इसराइल, नॉर्वे, हर जगह यही कहानी है। जहां भी BYD कदम रखती है वहां कंपटीशन चंद हफ्तों में खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आइए समझते हैं। इस कहानी का मास्टरमाइंड है वांग चुआनफू। 1995 में ये एक 29 साल का इंजीनियर था जिसने अपने कजन से $40,000 उधार लेके एक बैटरियां बनाने वाली वर्कशॉप शुरू की। जब 2003 में उसके पास बहुत पैसा आ गया तो उसने एक गवर्नमेंट बैंकरप्ट कार कंपनी खरीद ली। सब लोगों ने उसे बेवकूफ समझा क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर्स भाग चुके थे और उसके शेयर्स गिर चुके थे। लेकिन वांग चुआनफू इसे एक अलग नजरिए से देख रहा था। उसे समझ आ चुकी थी कि गाड़ियों का फ्यूचर इंजन में नहीं बल्कि बैटरीज में है और उसका इस फैक्ट्री को खरीदने का मकसद कार मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी हासिल करना था, क्योंकि उस दौर में चाइना के अंदर यह लाइसेंस हासिल करना नामुमकिन के बराबर था। फिर उसने इस कंपनी का नाम चेंज करके BYD रख दिया, जिसकी फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। अब उस टाइम पे जब लोग उस पे हंस रहे थे, उसने 3 ऐसे फैसले किए जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। नंबर 1, वर्टिकल इंटीग्रेशन। टेस्ला अपनी बैटरियां पैनासोनिक से लेती है और वोक्सवैगन अपनी चिप्स और बाकी दूसरी चीजें बाहर से खरीदती है और इसी तरह बाकी कंपनीज भी करती हैं।
लेकिन BYD ने यह फैसला किया कि वो गाड़ी के जो मेन कंपोनेंट्स है वो खुद बनाएंगे। अब बैटरी, चिप्स, मोटर्स और यहां तक के सॉफ्टवेयर्स भी वो खुद बनाने लगे। जब 2021 में चिप्स की कमी हुई तो बाकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन BYD कारें बनाती रही। BYD की गाड़ियां डिजाइन के लिहाज से, इंटीरियर के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से टेस्ला, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज इनके मुकाबले की थी, लेकिन इनकी जो प्राइस थी वो इनसे 30 से 40% कम थी। नंबर 2, हाइब्रिड गाड़ियां बनाना। जब टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही थी तो BYD ने हाइब्रिड गाड़ियां बनाना शुरू कर दी, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे अभी चार्जिंग स्टेशंस नहीं लगे थे। वहां पे इन्होंने हाइब्रिड गाड़ियां बेचना शुरू कर दी। हाइब्रिड यानी कि तेल और बैटरी दोनों से चलने वाली गाड़ियां। इस स्ट्रेटेजी से BYD को बहुत ज्यादा नए कस्टमर मिले। नंबर 3, ब्लेड बैटरीज। 2020 में इस कंपनी ने ऐसी बैटरियां बनाना शुरू कर दी जो कि ज्यादा देर चलती थी, सस्ती थी और इनमें आग भी नहीं लगती थी। ये बैटरियां इतनी जबरदस्त थी कि खुद एलोन मस्क की कंपनी भी इस कंपनी से ये बैटरियां खरीदने लगी। अब जरा रुकिए, यहां तक तो वो कहानी थी जो हमें बिजनेस मैगजीन्स ने पढ़ाई, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अब सुनिए वो सच जो छुपाया गया। इस मैदान में BYD अकेली नहीं लड़ रही थी, बल्कि इसके पीछे दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी, चाइना की हुकूमत। 2015 से 2020 तक चाइना की हुकूमत ने इस कंपनी को 4.3 अरब डॉलर्स की इमदाद दी। हुकूमत से मिलने वाला पैसा BYD के प्रॉफिट से भी ज्यादा था। यानी कि अगर चाइना की हुकूमत पीछे ना खड़ी होती तो ये कंपनी कभी भी यहां तक ना पहुंचती। मुफ्त जमीन, बगैर सूद के कर्जे, टैक्स की माफी और हुकूमत की तरफ से हर कस्टमर को मिलने वाला डिस्काउंट। एक अंदाजे के मुताबिक BYD की हर बिकने वाली गाड़ी के पीछे हुकूमत 2 से 4 हजार डॉलर अपनी जेब से दे रही थी। अब चाइना इस कंपनी की मदद क्यों कर रहा था? चाइना इस कंपनी की मदद एक प्लान के तहत कर रहा था जिसका नाम है मेड इन चाइना। ये एक चाइना का मास्टर प्लान है जिसका मकसद है दुनिया की तमाम इंडस्ट्रीज पे कब्जे करना। लेकिन फिर 2026 में इस कामयाबी के पीछे छुपे हुए गहरे गड्ढे नजर आने लगे। पहला धमाका 2025 में शुरू हुआ। हांगकांग की एक रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि BYD जो अपना कर्जा 42 अरब युआन बता रही है वो झूठ है और असल कर्जे की रकम 323 अरब युआन है, यानी कि 8 गुना ज्यादा। और ये पैसा कहां छुपा है? ये पैसा छुपा है सप्लायर्स के पैसों में। अब BYD अपने सप्लायर्स से माल लेने के 9 महीने बाद पेमेंट करती है, जबकि ये अरसा 1 या 2 महीने तक होता है। ये सप्लायर्स का सारा पैसा दबा के बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे डूबने से पहले कर रही थी। अब दूसरे नंबर पे गलत सेल्स बताना। अब हर महीने के आखिर में जब वॉल स्ट्रीट और दुनिया की नजरें इस कंपनी के टारगेट पर होती तो इनके डीलर्स पर प्रेशर डाला जाता और इनके डीलर्स फर्जी कंपनियों के नाम हजारों गाड़ियां रजिस्टर कर देते ताकि झूठी सेल दिखाई जा सके। कागज पर दिखाया जाता कि गाड़ियां बिक गई हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि वो किस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों को बछाड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो गाड़ियां इंसानों ने खरीदी ही नहीं। और तीसरे नंबर पे सस्ती गाड़ियां बेचने के चक्कर में क्वालिटी का जनाजा निकल गया। लाखों गाड़ियां शॉर्ट सर्किट, चलती हुई गाड़ी में आग लगने और बहुत से दूसरे मसलों की वजह से वापस लेके आनी पड़ी। और ब्राजील में इन पर मजदूरों से गुलामों की तरह काम लेने का एक केस चल रहा है। अब नतीजा ये निकला कि 2025 में इनका नेट प्रॉफिट 19% गिर गया और 2026 के शुरू में इनकी ग्लोबल सेल्स में 41% की कमी आई। लेकिन BYD अब भी बहुत बड़ी कंपनी है, कोई पता नहीं कि आगे चल के ये क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। चाइना अपने मेड इन चाइना मंसूबे के तहत अगली बहुत सारी इंडस्ट्रीज को निशाना बनाने जा रहा है।